हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एमपी टेट वर्ग 2 फिजिक्स का यूनिट नंबर 1 फोर्थ एंड मैकेनिक्स को कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे यूनिट एंड डायमेंशन। तो यूनिट क्या होता है? यूनिट होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेज़र करने के लिए जिस चीज़ का हम इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं यूनिट। जैसे कि लेंथ को हम लोग मीटर में नापते हैं तो उसका यूनिट हो जाएगा एम मीटर। मास को हम लोग किलोग्राम में नापते हैं। टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर। टेम्परेचर को हम लोग केल्विन में नापते हैं जो कि होता है के से डिनोट। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है उसको कैंडेला में नापते हैं। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को मोल में। देन इसके बाद जो सप्लीमेंट्री यूनिट होती हैं जैसे कि प्लेन एंगल उसको हम लोग रेडियन में नापते हैं। और जो सॉलिड एंगल है उसको स्टेरेडियन में नापते हैं। देन इसके बाद सम प्रीफिक्स लाइक सेंटी मिली माइक्रो नैनो को हम लोग 10⁻², 10⁻³ 10⁻⁻6 इस प्रकार लिखते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। तो इसमें आता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस होता है कि किसी ऑब्जेक्ट का जो एक्चुअल पाथ होता है वो। और डिस्प्लेसमेंट होता है किन्हीं दो पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो। तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो कैसे एसोसिएटेड रहती है डिस्प्लेसमेंट से। तो एवरेज वेलोसिटी होती है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। और जो एवरेज स्पीड है वो होती है डिस्टेंस एसोसिएटेड। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। और मान लीजिए हमें किसी इंस्टेंट किसी क्षण पर वेलोसिटी निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है v=d/dt। और जो एक्सेलरेशन है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अगर हमें किसी इंस्टेंट पर एक्सेलरेशन निकालना है तो वो हो जाएगा a=dv/dt। और एवरेज के लिए हम लोग फाइनल वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी से माइनस कर देंगे और उसको टाइम से डिवाइड कर देंगे। देन इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन। मान लीजिए कोई हमें फंक्शन दिया है तो अगर उसका हमें मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले हम लोग उसको डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। और उसको 0 के बराबर पुट कर देंगे। और उसका एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे। यदि वो नेगेटिव आती है वैल्यू तो वो कंडीशन होगी मैक्सिमा की। और अगर मान लीजिए वो वैल्यू पॉजिटिव आती है डबल डिफरेंशिएशन की तो वो कंडीशन है मिनिमा की। देन इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होती है वो होती है v=u+at। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है s=ut + ½ at²। और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है v² = u² + 2as। इसमें हमें याद रखना है कि जो एक्सेलरेशन है इन कंडीशन में कांस्टेंट रहता है। देन इसके बाद अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है वो फ्री फॉल हो रहा है यानी कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है तो उसमें हम लोग जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तो उसमें v की वैल्यू आ जाएगी -gt के बराबर। और जो s की वैल्यू है वो हो जाएगी s बराबर -12gt²। और जो थर्ड इक्वेशन है वो हो जाएगी v² बराबर -2gs। यहाँ g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। देन इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो कि होता है लॉ ऑफ इनर्शिया। जो कि कहता है अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे रहेगा और मोशन में है तो मोशन में रहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। सेकंड लॉ है वो कहता है कि जो अप्लाइड फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो बराबर होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के उस ऑब्जेक्ट के। जिसको हम ऐसे लिखते हैं F=dp/dt। और F हमें पता है फोर्स क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। देन इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं थर्ड लॉ जो कि कहता है फॉर एवरी एक्शन देयर इज़ एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इसको हम लोग इस प्रकार लिखते हैं। देन इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं स्प्रिंग फोर्स। तो स्प्रिंग फोर्स होता है F=-kx। इसमें जो k होता है वो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट और x होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द फ्री एंड फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ। इसमें जो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी होती है वो होती है k × l = कांस्टेंट। इसमें l जो है वो होती है लेंथ।
देन इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वर्क पावर एंड एनर्जी, जिसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स का फॉर्मूला, जो कि होता है W=F.S। ये F होता है फोर्स एंड S होता है डिस्प्लेसमेंट। इसका हम लोग डॉट प्रोडक्ट अगर लेते हैं तो ये हमें वर्क निकाल के देता है। मान लीजिए मल्टीपल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, तो उसके इस टाइम हम वर्क कैसे निकालेंगे? W=summation ऑफ ऑल द इंडिविजुअल फोर्सेस एंड डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट। देन इसके बाद हम लोग जो वर्क डन है वेरिएबल फोर्स है वो ऐसे निकालते हैं DW यानी स्मॉल वर्क बराबर F.ds। देन इसके बाद जो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है? 12mv²। और मोमेंटम होता है P=mv। और इसको अगर हम इस ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दें तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी K=P²/2m। इसी प्रकार जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो होता है F.dr, जिसको हम नेगेटिव वर्क से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन इसके बाद हम लोग फोर्स को इस प्रकार भी निकाल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू आर। देन इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम, जो कहता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ते हुए सर्कुलर मोशन पढ़ते हैं। तो सर्कुलर मोशन में जो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो होता है ω=d∆θ/δt, या फिर थीटा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और जो टी होता है वो होता है टाइम। और जो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी है उसको हम ω=dθ/dt से रिप्रेजेंट करते हैं। देन इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन, जो कि होता है α=del⁡ और इसको हम लोग इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन से भी लिख सकते हैं, जो कि होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी dω/dt। और इसका रिलेशन भी होता है रिलेशन बिटवीन स्पीड एंगुलर वेलोसिटी का, जो कि होता है V=r⍵। और इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हो जाएगा V∗ω×r। और जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है वो हम लिखते हैं dV/dt से, जिसको हम लोग ω/dr/dt भी लिख सकते हैं। देन इसके बाद पढ़ते हैं हम लोग रेडियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि होता है V²/r और ω²/r। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो कि कहता है कि मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट हैं M1 एंड M2, जो कि सेपरेटेड है बाय r डिस्टेंस है, तो इनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काय के प्रोपोर्शनल रहता है प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। और इसमें अगर हम जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो ये आ जाता है F=G(m1m2)/r²। इसमें जो G है उसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg²। देन इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इन वेक्टर फॉर्म, जो कि होता है G(m1m2)/r²। और इसमें हम यूनिट वेक्टर ले लेते हैं। मान लीजिए मास M1 से M2 लेना है तो इसको हम लोग इस डायरेक्शन में लेंगे, जो कि होगा r12। देन इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही होता है, जो कि होता है F/m। तो F हमें पता है क्या होता है G(m1m2)/r²। और इसको अगर हम मास से डिवाइड कर दें M1 से तो ये हो जाएगा Gm/r²। देन इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जिसका फॉर्मूला होता है V=-Gm/r। देन इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, जो कि होता है Gm1
एम अपॉन आर, यहाँ एम ही लिखा है मास ऑफ अर्थ। और जो काइनेटिक एनर्जी होता है वो होता है G m e/m/2 इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं केपलर्स के लॉ, जो कि कहता है केपलर का फर्स्ट लॉ कि जो लाइन जॉइनिंग होती है सन एंड प्लेनेट की, वो इक्वल एरिया स्वेप्ट करती है इन इक्वल टाइम इंटरवल में, और जो एरियल वेलोसिटी है वो होती है कांस्टेंट। और जो थर्ड लॉ कहता है, जो लॉ ऑफ पीरियड, वो कहता है T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द RQ। तो चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इसमें दिया गया है विच इज़ नॉट एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है द सेकंड लॉ इज ऑब्वियसली कंसिस्टेंट विद फर्स्ट लॉ। सेकंड ऑप्शन दिया गया द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज़ नॉट अ वेक्टर डिपेंडेंट लॉ। थर्ड ऑप्शन दिया गया द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज़ एप्लीकेबल टू अ सिंगल पॉइंट पार्टिकल। और इसी प्रकार ऑप्शन नंबर डी दिया गया द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज़ अ लोकल रिलेशन। तो हमें पता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, अप्लाइड फोर्स ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। इसमें जो फोर्स एंड मोमेंटम है दोनों एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इस कारण से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि हमें दिया गया है द सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज़ अ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देन इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें दिया गया है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज। हमें पता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जिसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसमें पता है कि ए ऑप्शन पॉजिटिव फॉर काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो अगर हम लोग थीटा की वैल्यू एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो इसकी डायरेक्शन हम राइट हैंड रूल से निकालेंगे तो ये क्या आएगी, आउटवर्ड द प्लेन, जो कि हम लोग पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। और अगर मान लीजिए इसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है थीटा की, तो इसका जो हम लोग राइट हैंड रूल से डायरेक्शन निकालेंगे तो वो आएगी इनसाइड द प्लेन, जो कि होगी नेगेटिव डायरेक्शन। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। हमें दिया गया है लाइट ईयर इज़ अ यूनिट दैट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट। इनमें से किसको रिप्रेजेंट करता है लाइट ईयर। तो हमें पता है लाइट ईयर क्या होता है। लाइट ईयर होता है डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट इन 1 ईयर। बेसिकली लाइट ईयर क्या होता है, डिस्टेंस। तो हमें पता है डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, लेंथ। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। देन इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो हमें क्वेश्चन में निकालना है एक ऑब्जेक्ट है जो कि ए से बी पॉइंट तक चल रहा है सर्कुलर पाथ में, जिसकी रेडियस है 1 मीटर। तो हमें इसका डिस्टेंस एंड मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो डिस्टेंस तो हमें पता है क्या होता है। डिस्टेंस क्या होता है, जो एक्चुअल पाथ होता है ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल के। और जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी 2 पॉइंट। तो इसमें केस में जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, ये जो ए बी है वो। तो इसको हम लोग कैसे लगा लेंगे, हम देख सकते हैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। तो इसमें हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं ए बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो चलिए करते हैं इसे। तो ए बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी सी स्क्वायर, जो कि है बेस का स्क्वायर, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, जो कि ए सी का स्क्वायर। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे बी सी और ए बी की, जो कि है 1 मीटर। तो इन दोनों का स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा हमारा डिस्प्लेसमेंट, जो कि हो जाएगा √2 मीटर के बराबर। अब चलिए हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस के लिए हमें ये जो आर्क है उसकी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। तो हमें पता है आर्क की लेंथ निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, जो कि होता है θ/360 डिग्री इंटू सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, जो कि होता है 2πr। अब हमें थीटा की वैल्यू दी गई है, ये हमें पता है 90 डिग्री है। तो ये जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या हो जाएगा, 360 माइनस 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 270 डिग्री। तो हम लोग थीटा की वैल्यू 270 पुट कर देंगे और 360 नीचे कर देंगे। और आर की वैल्यू हमें दी गई है कितनी, 1 मीटर, तो इसको पुट कर देंगे और इसे सॉल्व कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 3 3 9, 3 4 12 और ये 2π, और इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1.5 पाई मीटर। तो ये क्या आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट।
और हमारा डिस्टेंस क्या था, √2 मीटर। तो हमें क्या निकालना है, तो पहले डिस्टेंस, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो सही। इसी प्रकार हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो हमें दिया गया है एक ट्रेन है जो कि 150 मीटर लंबी है। अब इसमें हमें दिया गया है वो जो ट्रेन है वो किस डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है, ईस्ट टू वेस्ट। तो हम लोग इस डायरेक्शन बना लेंगे सारी। तो इसमें जो ट्रेन है हमारी जो वेस्ट की तरफ मूव कर रही है, जो कि 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भाग रही है। और जो एक बर्ड है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव कर रही है विद जो ट्रेन की लंबाई है उसके बराबर उसने डिस्टेंस कवर किया है। तो बर्ड की जो वेलोसिटी है वो हम लोग को दी गई है कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट की तरफ। तो हमें क्या निकालना है, हाउ लॉन्ग द बर्ड टेक टू क्रॉस द ट्रेन। तो हमें सीधी बात है टाइम निकालना है, पक्षी को कितना समय लगेगा ट्रेन को क्रॉस करने में। तो हम लोग डिस्टेंस को क्या ले लेंगे, ट्रेन की लेंथ, क्योंकि उसे ट्रेन को क्रॉस करना है पक्षी को। तो टाइम का हमें फार्मूला पता है, वो होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो हम ये लगा देंगे। इसमें हमें वेलोसिटी दो दे रखी है और हमें पता है रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है, बर्ड का विथ रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ बर्ड, जो कि हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। तो टाइम हम निकाल लेंगे। हमें लेंथ ऑफ ट्रेन दिया गया है कितना, 150 मीटर। तो हम लोग उसको पुट कर देंगे और वेलोसिटी कितनी आई, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बर्ड विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन 50। इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 10 सेकंड, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो अब इसी प्रकार आगे बढ़ जाएंगे। और जो अगला प्रश्न है वो हमें दिया गया है, अ बुलेट ऑफ मास 100 ग्राम इज फायर्ड फ्रॉम अ गन ऑफ 20 kg विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर सेकंड। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। देन इसके बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। इसमें हमें दिया गया है, बॉडी इज थ्रोन विद अ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन 49 मीटर पर सेकंड। हमें दिया गया है इनिशियल वेलोसिटी u, और जो थीटा है प्रोजेक्शन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, वो हमें दिया गया है कितना, 45 डिग्री। ये काय का क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल मोशन का। हमें इसमें क्या निकालना है, रेंज। तो रेंज क्या होता है, r इक्वल टू यू स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2g, सॉरी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो अब इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे सारी। तो इसमें हम लोग u की वैल्यू डाल देंगे जो कि 49 का स्क्वायर, और जो थीटा हमें दिया है 45, तो साइन 2 थीटा क्या हो जाएगा, साइन 90 डिग्री अपॉन जी की वैल्यू क्या दी गई है, 9.8 मीटर पर सेकंड। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें जो हमारा आंसर निकल के आएगा वो आ जाएगा कितना, 245 मीटर, जो कि है ऑप्शन नंबर बी। देन इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए। हमें दिया गया है क्या, इन अ मैथमेटिकल ट्रीटमेंट एक्सप्रेशन ऑफ अ फंक्शन ऑफ वेलोसिटी u। हमें दिया गया है u क्या है, एक फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, और एक ये दिया गया है जो फंक्शन है e⁻⁻ bu स्क्वायर। तो हमें बताना है डायमेंशन ऑफ b। हम लोग इसे कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग क्या करते हैं इस ऐसे के क्वेश्चन में, जो ये पार्ट है जिसका हमें वो डायमेंशन निकालना है, उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, डायमेंशन लेस। तो ये क्या हो जाएगा, m0 l0 t0 विच इज़ इक्वल टू 1। तो इसमें जो u है उसकी b है वो क्या हो जाएगा, 1/u स्क्वायर। और हमें पता है u क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी का जो डायमेंशन है वो क्या होता है, m0 l t -1। तो हम इसमें पुट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, m0 l t -1 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा क्या, l -2
टी माइनस की पावर 2, क्योंकि हम इसे ऊपर पहुंचा देंगे। तो ये आ गया हमारा आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर सी। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ लीनियर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल whose angular velocity is 7 I cap plus 3 j cap minus k cap and distance from the origin is minus iota minus j cap plus k cap। तो हमें पता है फॉर्मूला काय का, लीनियर वेलोसिटी जो कि होता है v बराबर ओमेगा क्रॉस r, और ओमेगा है वो होता है एंगुलर वेलोसिटी, और r होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेंगे, जो कि होगा आई कैप जे कैप के कैप, और ओमेगा के कोफिशिएंट हमें दिए गए 7 3 -1, और आर के कोफिशिएंट हमें दिए गए हैं 1 -1 के कैप। इसको हम लोग फर्दर जब सॉल्व करेंगे डिटर्मिनेंट को, तो ये क्या दे देगा हमें 2 आई कैप प्लस 8 जे कैप प्लस 10 के कैप। और फिर हमें क्या करना है, हमें इसमें क्या निकालना है, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू। तो इसको न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना है, तो हम लोग क्या कर देंगे, इसकी कोफिशिएंट है उसका मोड ले लेंगे। सीधी बात है, हम लोग जो लीनियर वेलोसिटी उसका मोड ले लेंगे मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, जो कि हो जाएगा √2 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे फर्दर। तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 12.35 मीटर पर सेकंड के, जो कि ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, फाइंड द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ x0 प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो हमें इसमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। इसको करने के लिए हमें पता है हम किसी दो क्वांटिटी को ऐड सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब वो दोनों क्वांटिटी क्या हो, सेम क्वांटिटी हो। मान लीजिए हम पानी को पानी से ही मिला सकते हैं, और जैसे मान लीजिए 5 किलो शक्कर है, उसको 5 किलो शक्कर घटा सकते हैं। मतलब ऐसे सुना है कि 5 किलो शक्कर में से 1 किलो पानी घटा दो, नहीं ना। तो अब इसी प्रकार हम लोग इसका यूज़ करेंगे डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए। इसको हम लोग बोलते हैं होमोजेनिटी प्रिंसिपल। तो ये क्या कहता है कि ये डायमेंशन होगा x0 यू टी और हाफ ए टी स्क्वायर का, ये सबका सेम होगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हमें पता है इसका यूनिट क्या होता है, लेंथ का होता है मीटर, x0 क्या है मीटर। तो यू टी हमें पता है यू टाइम, टी क्या होता है टाइम। तो इसका जो डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी m0L1T0, क्योंकि जो इसका डायमेंशनल फार्मूला होगा वही इन दोनों क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला होगा। देन इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अगली क्वेश्चन की तरफ। हमें दिया गया है ये मैन वॉक्स विद अ स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 किलोमीटर एंड 9 किलोमीटर पर आवर फॉर 3 किलोमीटर, व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड फॉर 5 किलोमीटर। तो हम इसमें दोनों केस में टाइम निकाल लेंगे, और इसमें फिर हम लोग एवरेज स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा। अब अगला क्वेश्चन है, हमें दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमें पता है वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जो कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पर डिपेंडेंट करती हैं, और स्केलर क्वांटिटी क्या होती है जो केवल मैग्नीट्यूड पर डिपेंडेंट होती हैं। तो हमें पता है जो वेलोसिटी है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, और स्पीड क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। तो हम इसमें देख सकते हैं हमें क्या पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए स्पीड, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया गया है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सेमी सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 20 मीटर। एक पार्टिकल है सेमी सर्कुलर आर्क में मूव कर रहा है जिसकी रेडियस 20 मीटर है। तो इसमें जो टाइम दिया गया है 10 सेकंड दिया गया है, तो हमें फाइंड करना है एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। तो हमें पता है एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम।
तो हमें क्या दिया गया है, जो पार्टिकल है वो सेमी सर्कुलर आर्क में ट्रेवल कर रहा है, तो जो लेंथ ऑफ आर्क है वही क्या हो जाएगा, इसका डिस्टेंस। तो इस सेमी सर्कुलर आर्क की लेंथ निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो सरकमफेरेंस है उसको 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो जो क्या आ गया हमारा, लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क, और हमें आर की वैल्यू पता है 20 दी गई है, तो ये क्या आ जाएगी 20 पाई, और यूनिट क्या आ जाएगी मीटर। तो ये क्या आ गई हमारी डिस्टेंस, और टाइम हमें दिया गया था 10 सेकंड, तो हम लोग इसे पुट कर देंगे इसमें। तो हमारी जो वेलोसिटी वो होगी 20 पाई अपॉन 10 मीटर पर सेकंड, जो कि हो जाएगा 2 पाई मीटर पर सेकंड, जो कि दिया गया है ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, द पोजीशन ऑफ particle x in meter of four object a b c and d are given by the following equation where time t is in second। तो हमें 4 ऑब्जेक्ट हैं ए बी सी डी, इनकी इक्वेशन दी गई है इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो हमें पता है जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कब करेगा, जब इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी। तो हमें पता है वेलोसिटी और स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, जो कि हो जाएगा इस केस में डी एक्स बाई डी टी। मतलब हम लोग इन इक्वेशन को टाइम से डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमारा क्या लिखा आएगा, स्पीड। तो चलिए हम लोग करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले हम लोग एक और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा वेलोसिटी क्या आ जाएगा, डी एक्स बाई डी टी, जो कि 1 है, उसको हम टाइम से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 0 आएगा। और 2t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 4t। तो ये तो टाइम पे डिपेंडेंट है, तो ये तो हो नहीं सकता। देन सेकंड ऑप्शन चेक करेंगे, जो हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी टी, जो कि दिया गया है डी बाई डी टी, और x दिया है 2t। तो हम लोग इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी टी और t क्या आ जाएगा 1। तो ये किसके बराबर आएगा 2, यानी सेकंड केस में जो ऑब्जेक्ट है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हम लोग इसको टिक कर देंगे। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमें दिया गया है द डायमेंशन ऑफ स्पीड, ऐसे हमें इसमें स्पीड का डायमेंशन बताना है। तो हमें पता है स्पीड क्या होता है, स्पीड होता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। स्पीड इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। हमें डिस्टेंस का डायमेंशनल फार्मूला पता है, जो कि होता है एल, और जो टाइम है उसका डायमेंशनल फार्मूला होता है टी। तो ये क्या, स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला क्या हो जाएगा, एल टी माइनस 1। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन दिया गया है द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट म्यू आर द सेम एज दोस ऑफ वेलोसिटी 1 बाय वेलोसिटी का स्क्वायर, या फिर वेलोसिटी का स्क्वायर, या फिर वेलोसिटी के बराबर, या फिर 1 बाय रूट ऑफ वेलोसिटी के बराबर। तो हमें पता है एप्सिलॉन नॉट और म्यू क्या होता है, ये होता है परमिटिविटी एंड परमिएबिलिटी। और इसका फार्मूला क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ म्यू एन टू एप्सिलॉन नॉट के बराबर। थोड़ी अच्छे से लिख देता हूँ, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट के बराबर। तो हमें पता है सी जो है वो है एक वेलोसिटी, तो इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा एल टी माइनस 1। तो हम इसमें पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, लेकिन उसके पहले हम लोग इसे स्क्वायर कर लेंगे वो साइड, ताकि सिंपल हो जाए हमारी इक्वेशन। तो स्क्वायरिंग वो साइड, तो ये क्या हो जाएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो हम लोग इसमें वैल्यू डाल देंगे, ये एल टी माइनस 1 सी स्क्वायर की जगह, तो ये होगा एल टू टी माइनस 2, और ये हो गया 1 अपॉन म्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट। और इसका उल्टा कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा एल माइनस 2 टी की पावर 2 इक्वल टू म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमें मैच करना है कौन से ऑप्शन में सही बैठेगा। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, ये हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा
ए सही जी, क्योंकि ये क्या है, वेलोसिटी के डायमेंशन को हम लोग स्क्वायर कर देंगे -2 से, तो ये हो जाएगा। देन इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमें दिया गया है, ये आप सॉल्व करके बताइए कमेंट में। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, अ पार्टिकल ट्रेवल इन ए सर्कुलर मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। एक कोई पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही होगा उसके बारे में। मान लीजिए एक व्हीकल है, ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो इसके बारे में ये कंडीशन दी गई है, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द व्हीकल इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमेशा इक्वल होगा? ये हो नहीं सकता। और द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल विल ऑलवेज बी लेस देन डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस कवर्ड बाय है व्हीकल द्वारा, वो हमेशा क्या होगा, लेस होगा डिस्प्लेसमेंट के। हमें पता है डिस्प्लेसमेंट या तो डिस्टेंस के बराबर होगा या फिर हमेशा उससे ग्रेटर होगा, तो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड ऑप्शन दिया गया, द डिस्प्लेसमेंट इज़ जीरो, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल विल बी जीरो। हमें पता है डिस्टेंस जीरो हो नहीं सकता, तो ये भी नहीं होगा। अब बचा आखिरी ऑप्शन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हीकल विल ऑलवेज बी ग्रेटर दैन डिस्प्लेसमेंट ऑफ द व्हीकल। तो ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि हमें पता है, मान लीजिए एक पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रहा है ए टू पॉइंट पे, तो इसका जो डिस्टेंस कवर है वो क्या होगा, ये होगा सेमी सर्कुलर आर्क। और जो इसका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट। तो इस फिगर में हम दे सकते हैं कि जो डिस्टेंस है वो क्या है, ज़्यादा है डिस्प्लेसमेंट से, तो इसलिए डिस्टेंस का वर्ड है वो ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू डिस्प्लेसमेंट। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो उसमें लिखा है द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्सेस। तो हमें फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला बताना है। तो हमें पता है फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। और हमें पता है मास का जो डायमेंशनल फार्मूला होता है वो होता है m, कैपिटल M। और एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी का हमें डायमेंशनल फार्मूला पता है, वो होता है LT-1। और जो टाइम का डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या होता है, t। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला है वो हो जाएगा LT⁻²। तो फोर्स का जो डायमेंशनल फार्मूला है वो क्या हो जाए, MLT-2, जो कि है ऑप्शन नंबर टी। तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमें बताना है, मार्क द करेक्ट रिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू द स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स आउट ऑफ द फॉलोइंग। हमें बताना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स के बीच में रिलेशन। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो किन्हीं दो चार्ज पार्टिकल, जो पॉइंट पार्टिकल रहते हैं उनके बीच में लगता है। और जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हैवी ऑब्जेक्ट, हैवी मासेस और स्मॉल मासेस के लिए भी लगता है। तो ये दोनों फोर्सेस में क्या कॉमन है, ये डिस्टेंस पर डिपेंडेंट करती हैं। ये सेंट्रल फोर्सेस हैं, दैट इज़ ये इनवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के डिपेंड होती हैं। तो हमें पता है कि कोई भी दो चार्जेस हैं वो हमेशा पास में होते हैं एक एटम में, तो उनके बीच में डिस्टेंस भी कम होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमेशा ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स काफ़ी बड़े हैवी ऑब्जेक्ट में लगता है, जैसे अर्थ और सन के बीच, और इनका डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती है। तो इसलिए जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की ज़्यादा होगी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देन जो आखिरी क्वेश्चन है आज का वो है, द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट if mass of both objects are half without changing the distance between them, then the gravitational force would become। तो हम बता, ग्रेविटेशनल फोर्स का फार्मूला क्या होता है, F=G m/m2/r²। आर क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस, और जी पता है हमें ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और m/m2 मासेस। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, और नई फोर्स क्या होगी, हमें पता है मास हाफ हो चुके हैं, तो हम m1/2 ले लेंगे नए मास को, और
दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए m2/2 और डिस्टेंस सेम है हमें दिया गया क्वेश्चन में, तो इसमें हम लोग r² ही ले लेंगे। अब इन दोनों को हम लोग डिवाइड कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा, f/f' इज इक्वल टू, ये दोनों ऊपर कैंसिल हो जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, और r² से r² कैंसिल हो जाएंगे और 2 × 2 क्या हो जाएगा 4। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व करेंगे तो जो f' है वो क्या हो जाएगा 4f के बराबर। तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो हमारी इनिशियल है वो क्या हो जाएगी 1/4 ऑफ f' यानी कि न्यू फोर्स के। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है हमें, ऑप्शन नंबर ए में, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। देन एक और क्वेश्चन बचा है, इसको आप लोग होमवर्क की तरह ले लेना, इसका आप कमेंट में आंसर बताना। देन ये क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, इसमें क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ ट्रू रिगार्डिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो हमें पता है कि ग्रेविटी जो होती है वो मैक्सिमम होती है कहाँ पे, पोल्स, क्योंकि पोल्स पे जो डिस्टेंस सेंटर है यानी कोर से अर्थ के वो सबसे कम होता है। तो इसमें हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स काय पे डिपेंड होती है, डिस्टेंस पे। तो जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होगी, इसलिए जो पोल है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम होती है और इक्वेटर है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कम होती है, क्योंकि उसका डिस्टेंस सेंटर से सबसे ज़्यादा होता है इक्वेटर का। तो इस क्वेश्चन में हमें पूछा था कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ में कहाँ सबसे ज़्यादा होगी, तो ये होगा पोल पे, तो इसका आंसर है ए। तो इसी के साथ हमारे प्रश्न ख़त्म होते हैं। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।